अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमाला खान साहिबा। हम इनसे जानेंगे, ख़ास तौर पे हमने इनको अपने प्रोग्राम में दावत आज इस वजह से दी है कि ईद के मौके पे अक्सर लोग गोश्त ज़्यादा खा के बीमार भी हो जाते हैं और गोश्त का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए, किस तरह उसको कुक करना चाहिए, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जान सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैम, ईद के दिनों में लोग जो है वो रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो रेड मीट के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल। रेड मीट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी मसल फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए जो है प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में बहुत सारी औरतें जो हैं वो आयरन की कमी का शिकार रहती हैं, आयरन डेफिशिएंट रहती हैं। तो प्रोटीन्स जो रेड मीट के अंदर है उसमें एक ऐसा आयरन मौजूद है जिसे हम हीम कहते हैं, जो कि ईजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और रेड मीट जो है वो आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैम, रेड मीट में प्रोटीन के साथ साथ जो फैट्स होते हैं और जिसे आप कह लें अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं, उसका क्या रोल होता है इंसान की बॉडी में? अच्छा, हर चीज़ जो है वो एक क्वांटिटी में लीजिए तो फैट्स और सेचुरेटेड फैट्स भी आपको एक ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट ही देंगे, लेकिन क्योंकि ईद के मौके पर बहुत सारे लोग इसको ज़्यादती में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले पेशेंट्स या जिनका ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, हम इनको कंट्रोल करने को बोलते हैं। अच्छा मैम, रेड मीट अगर हम खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसका नुकसान क्या है? अच्छा, बिल्कुल। ईद के मौके पर जैसे जैसे ईद करीब आ जाती है तो हम लोग नुकसानात की बात जो है वो ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि ईद पर लोग जो है बहुत एक्सेस क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसको पोर्शंस में ले रहे हैं, लेकिन ईद पर ऑल ऑफ द सडन सब लोग इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, हार्ट बर्न, एसिडिटी, वॉमिटिंग, नोज़िया, इन सब का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ कैंसर जो है उसका रिस्क, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। हार्ट डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स जो हैं उनका भी रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो नुकसानात सिर्फ इसके एक्सेस अमाउंट में लेने से हैं, आम नॉर्मल पोर्शन में लेने से इसके नुकसानात नहीं हैं। मैम, आम नॉर्मल पोर्शन की जब आप बात कर रही हैं तो वो क्या, किस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है? मतलब जैसे डिफरेंट डिशेज़ हैं, एक वो मीट की डिश होती है, फिर उसके अलावा कबाब हैं, वो एक टाइम पे कितने खाए जाएँ जिससे इंसान की तबीयत भी ख़राब ना हो और वो जो है तरह तरह के खानों से महसूस भी हो सके? अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो 300 टू 500 ग्राम पर वीक जो है वो मीट को कंज्यूम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि 60 से 90 ग्राम वो एक दिन में कंज्यूम कर सकता है। अब मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो हम कहते हैं कि 4 से 5 गोश्त के टुकड़े जो हैं वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, जो कि ईद के मौके पर कंज्यूम कर सकता है पर डे। अब जी बिल्कुल, पर डे। अब 4 से 5 गोश्त के टुकड़े कैसे बनते हैं? बिल्कुल एक गोश्त का टुकड़ा जो है वो आपके बिल्कुल एक फिंगर या पाम के साइज़ के इक्वल होना चाहिए, एक गोश्त का पीस, और आप उसको जो है 4 से 5 पीस कंज्यूम कर सकते हैं। तो कबाब जो है वो भी 4 से 5 लिए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने 4 से 5 पीस ऐसे कंज्यूम करने हैं कि उसमें ही आपके कबाब का पोर्शन भी आ जाए और आप मीट को भी इस तरह से कंज्यूम कर लें। ये तो आपने बड़ा मुश्किल कर दिया। ईद के मौके पे लोगों ने मतलब 4-5 जो है वो पीस अगर लेंगे तो फिर उनकी ईद कैसे गुजरेगी? अच्छा, मुझे ये बताएं, अब मैं सीरियसली एक बात आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग पेशेंट्स हैं ऑलरेडी कोलेस्ट्रोल में, डायबिटीज़ में या हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हैं, ये तो चलें एक आम लोग अगर थोड़ी सी एक्सेस भी कर लेते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो सकता है, इतना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कुछ बीमारियां हैं, उसमें यूरिक एसिड भी आ जाता है, वो किस तरह से इसको मैनेज करें? क्या उनके लिए रेड मीट लेना ठीक है या वो बिल्कुल इसको खा ही नहीं सकते? बिल्कुल ऐसे होता है कि ईद के मौके पे सबसे पहली बात है हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिश जो घर में बन रही होती है वो हर किसी ने किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करनी होती है। बात रही डायबिटिक पेशेंट्स की, तो हम कोशिश करते हैं कि वो 3 से 4 टुकड़े जो हैं वो कंज्यूम कर लें। अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की बात की जाए तो उन्हें सिर्फ 2 से 3 टुकड़ों की इजाज़त होती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल कॉन्टेंट इतना ज़्यादा होता है, फैट कॉन्टेंट इतना ज़्यादा होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने का मसला हो जाता है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड वाले लोगों को आम दिनों में प्रोटीन्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं, उनको प्रोटीन्स नहीं देते, लेकिन ईद के मौके पर मैं उन्हें कहूँगी कि वो 1 से 2 या 2 से 3 इससे ज़्यादा जो है टुकड़े कंज्यूम ना करें गोश्त के, और जो है इसको ग्रेवी की फॉर्म में कंज्यूम करें,
को बिल्कुल ताकि साथ साथ थोड़ी सी ग्रेवी भी जाए तो वो उनका जो है शौक भी पूरा हो जाए और गोश्त की क्वांटिटी भी पूरी हो जाए। अच्छा मैम, एक चीज़ जो है वो देखने में भी आई है, सुनने में भी, कि अक्सर लोग ये गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो हमसे नहीं खाया जाता क्योंकि उसमें स्मेल आ रही होती है। तो आम दिनों में वो वही गोश्त खा लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे होता है कि जो स्मेल का ताल्लुक है हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बैड स्मेल के साथ एसोसिएट कर दिया। सबसे पहली बात हमें जानना ज़रूरी है कि वो बैड स्मेल नहीं है, वो एक गोश्त की नेचुरल स्मेल होती है, वो उसकी फ्रेशनेस की स्मेल होती है, वो उसकी फ्रेशनेस की वजह से आ रही होती है। क्योंकि गोश्त जब आमतौर पर कुर्बान हो रहा होता है तो वो थ्रू आवर किचन में आ जाता है उस टाइम तक, और पूरे घर में वो गोश्त की फ्रेशनेस की स्मेल होती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हमें उस टाइम पे स्मेल क्यों नहीं आती और अब स्मेल क्यों आ रही होती है। ऐसे होता है कि जब हम किसी शॉप से आम दिनों में गोश्त परचेज करने जाते हैं तो उन्होंने गोश्त को हैंग किया होता है। अब हैंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं और जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी ड्रिप कर चुका होता है। जैसे ही वो ड्रिप कर जाता है तो उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके साथ साथ घरों में क्या होता है, कुर्बानी वाले जो जानवर होते हैं वो जैसे ही कुर्बान होते हैं, लोग जो होते हैं उसकी पैकेजिंग में लग जाते हैं और उसकी स्टोरिंग में लग जाते हैं। हम उसको ड्रेन नहीं करते, हम उसको प्रॉपर हैंग करके टाइम नहीं देते कि वो ड्रेन हो जाए, उसके फ्लूइड्स निकल जाए, ब्लड निकल जाए, तो फिर हम उसको कंज्यूम करें। इसके साथ साथ स्मेल को भगाने का थोड़ा सा तरीका ये भी है कि आप गोश्त के ऊपर विनेगर या लेमन जो है वो लगा दें। ठीक है, लेकिन वो ये ऐसे जैसे हम मछली के ऊपर लगा लेते हैं उसकी स्मेल वगैरह को भगाने के लिए, आप इसमें भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम उसको वॉश करते हैं तो उसमें से चीज़ें ड्रेन नहीं हो जाती कि थोड़ी देर हैंग करना बहुत ज़रूरी होता है? हैंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ताकि वो ड्राई हो और जाएगा। ब्लड का जो ड्रिप है ना, ड्रिपिंग है, वो बहुत ज़रूरी होती है। मैम मुझे ये भी बताइएगा इसके साथ साथ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम गोश्त बांटते भी हैं लेकिन कुछ फ्रीज़ भी कर लेते हैं। तो वो जो फ्रीज़ करने वाला एलिमेंट है वो कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है कि मतलब हफ्तों पे चलता है, महीनों पे चलता है। तो कितने दिन तक फ्रीज़ करना नेचुरल है, उसका कोई नुकसान नहीं, और कितने दिन से ज़्यादा फ्रीज़ करना जो है वो फिर अनहेल्दी हो जाता है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि मैक्सिमम 3 वीक्स से 1 मंथ, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम आप ना लें गोश्त को फ्रीज़ रखने में। क्योंकि ऐसे होता है कि जब हम गोश्त को फ्रीज़ कर देते हैं ना, तो क्योंकि पाकिस्तान है, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो वो खुद ही से गोश्त जो है डीफ्रोस्ट हो जाता है जब लाइट चली जाए, और जैसे लाइट आती है फ्रीज़र काम करना स्टार्ट करता है तो वो रीफ्रोस्ट हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें वो डीफ्रोस्ट हो रहा होता है, रीफ्रोस्ट हो रहा होता है, तो ऐसे केमिकल एजेंट्स जो हैं वो उसके अंदर बन जाते हैं जो बाद में हमारे लिए फूड पॉइजनिंग और डिफरेंट तरह की बीमारियों का बायस बनते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइए कि जब कुर्बानी हो जाती है तो जाहिर है कोई कुछ तो हमने स्टोर भी करना होता है, कुछ तो गोश्त रखना होता है, बेशक वो 2-3 दिन के लिए रखना हो, उसको रखने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है जिससे वो हेल्दी रहे? इसमें ऐसे होता है कि आप गोश्त को, जैसे आपके पास गोश्त आता है, आप उसको बिना धोए प्लास्टिक बैग्स में नहीं, शीशे के कंटेनर में जो है उसको पोर्शंस बना के फ्रीज कर लें। यानी आपको पता है कि कल आपने कितना कंज्यूम करना है। मोस्टली औरतों को जो होता है अंदाज़ा हो जाता है कि कल उन्होंने इतना कंज्यूम करना है, तो आप उतने पैकेट्स बनाकर उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और शीशे के कंटेनर में फ्रीज़ करें, प्लास्टिक बैग्स में फ्रीज़ ना करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब उसको यूज़ करने का प्रोसेस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गोश्त को निकालते हैं और रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं। ऐसे नहीं करना। गोश्त को थॉ करने के कुछ तरीके हैं, उसके टेम्परेचर को ग्रेजुअली कम करना है। एक चीज़ अगर आपके पास फ्रीज़र में पड़ी हुई है तो, और अगर आपने कल इसको कंज्यूम करना है तो कोशिश करें कि फ्रीज़र से उसको रेफ्रिजरेटर में ले आएँ और आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर रूम टेम्परेचर तक लेकर आएँ। डायरेक्ट उसके टेम्परेचर को मत ठंडा या गर्म पर लेकर आएँ। या इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज़र से निकाल के गोश्त को जो है ठंडे पानी के नीचे रख सकते हैं, या आप उसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये मसला आता है कि क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है, तो इसलिए हमें उसे फेवरेबल क्लाइमेट नहीं देना। फ्रीज़र में तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे उसे फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमें गोश्त को जो है वो ग्रेजुअली जो है उसके टेम्परेचर पर लेकर आना चाहिए और उसको कंज्यूम करना चाहिए। मैम एक और भी चीज़ है, वो डायरेक्टली तो हमारे टॉपिक से लिंक नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ना वो प्याज और टमाटर उसकी भी एक पेस्ट बना के या कटिंग करके उसको भी फ्रीज़ कर लेती हैं। तो क्या उसको भी फ्रीज करना और कुछ दिन तक रखना, उसके भी नुकसान हैं? अच्छा, इसमें नुकसान ऐसे हो सकता है क्योंकि अगर आप उसको रेड मीट के साथ फ्रीज कर रहे हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे होता है कि फ्लूइड्स या ब्लड कुछ ना कुछ ड्रिप करके अगर किसी वेजिटेबल के साथ मिक्स हो जाए तो हो सकता है कि दोनों के बैक्टीरिया मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा एजेंट प्रोड्यूस कर दें जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गोश्त को आप
पैक करके बिल्कुल लोअर सरफेस जो है फ्रीज़र की उस पर रखें, ताकि अगर उसमें से कोई फ्लूइड ड्रिप भी हो रहा है तो वो फ्रीज़र के अंदर ही रहे, किसी और चीज़ को स्पॉइल ना करे। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एहतियात क्या की जा सकती है, मतलब जो आम लोग घर में जो कंज्यूम करने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं, वो क्या एहतियात कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिससे उनकी तबीयत ना ख़राब हो अगर वो गोश्त खाते भी हैं? एहतियात क्या है? बिल्कुल, इसमें ऐसे होता है कि बहुत सारे, अब जैसे ईद है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गोश्त को जो है कंज्यूम ना करे, गोश्त सबको कंज्यूम करना ही करना होता है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि चलें आप गोश्त के साथ साथ जो है कंज्यूम कर लें। आप कोशिश करें कि जो भी आप अपना मील रेड मीट की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो मटन है या चाहे वो बीफ है, आप उसके साथ रो वेजिटेबल सलाद ज़रूर शामिल करें, जिसमें आप हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें खीरे, टमाटर, प्याज का इस्तेमाल करें। इसमें ऐसे नहीं है कि आप आलू को बॉयल करके गोश्त के साथ डाल दें और बोलें कि आप वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं। आपने प्रॉपर जो है रॉ वेजिटेबल सलाद, जो रॉ फॉर्म में, कोई क्रीम वाला ना हो, कोई कुक ना हो, बिल्कुल रॉ फॉर्म में सलाद हो, आप अपने हर मील के साथ उसको ज़रूर कंज्यूम करें। इसके साथ साथ जो है ग्रीन टी का 1 या 1.5 कप जो है वो पूरे दिन में कंज्यूम कर लें, ताकि आपका डाइजेशन का जो मसला है वो ईद के दिनों में इतना ज़्यादा ना हो जाए। एक्सरसाइज आम डेज़ में तो जैसे होती है, ईद के डेज़ में लोग खाते हैं और सो जाते हैं, ये भी एक वजह शायद जिसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और फिर वो ज़ाहिर है कि एक दिन आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन आप फिर कुछ भी नहीं खा सकते। तो एक्सरसाइज अगर की जाए ईद के डेज़ में, ख़ास तौर पे ये जिस तरह बड़ी ईद है, इस पे गोश्त भी खाना होता है आपने, तो वर्कआउट, वो कितनी वॉक अगर की जाए तो उससे थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं या मैनेज हो सकती हैं? आपकी क्या रिकमेंडेशन? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं अभी, क्योंकि टीनेज जो बच्चे होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली ईद पर इतना गोश्त नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो स्मेल से लिंक कर देते हैं, किसी ऐसी चीज़ से लिंक कर देते हैं, वो कंज्यूम नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर कंज्यूम करें। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं 40+ से लोगों के लिए एक्सरसाइज की बात करूँगी, स्पेसिफिकली ईद के दिनों में, क्योंकि ईद के दिनों में लोग बिना देखे इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं और फिर हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह फजर के बाद थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ चलने वाली जो वॉक है, आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट, अगर आप आधा घंटा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर करें। या किसी भी टाइम जो आपको दिन में मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसमें जो है वॉक ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ईद के दिनों में। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी कि वो जो है, जैसे एक तो आपने टिप ये दे दी कि एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, दूसरा वो सैलड का पोर्शन भी साथ ले सकते हैं। डिशेस की जब हम बात करते हैं, गोश्त की डिशेस की, तो सबसे हेल्दी डिश इसकी क्या है? भुना हुआ गोश्त होना चाहिए, कबाब होने चाहिए, कीमा होना चाहिए? इनमें से अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ी देर के लिए, तो सबसे हेल्दी डिश क्या है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि कुकिंग मेथड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेड मीट जो होता है ना, एक जानवर का जो रेड मीट है उसमें उसके जो मूवमेंट वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका जो पाए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसका गोश्त। या फिर बहुत सारे जानवर जो बहुत ज़्यादा एज्ड होते हैं, उनका गोश्त भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस गोश्त को सही तरह गलाते नहीं और हाफ़ कुक मीट को ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ना करें, गोश्त को जो है प्रॉपर टाइम दें, उसको प्रॉपर तरीके से गलाएं और उसको प्रेशर कुकर में वाटर के साथ जो है वो गलाएं। ऐसा ना करें कि आप उसको जो है डीप फ्राई कर रहे हैं या आप किसी और मेथड के थ्रू उसको कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं। तो पहले जो है प्रेशर कुकर में उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें, वो जब पूरा कुक्ड हो जाए फिर उसको किसी भी फॉर्म में आप लेकर कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे करते हैं कि उसको हाई फ्लेम पे पकाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ऐसे ना करें, उसको प्रॉपर कुकिंग मेथड्स के थ्रू जो हैं उससे पकाएं आप। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ईद पे जो है बारबेक्यू और इस तरह ग्रिल्ड चीज़ें खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो वो ग्रिल्ड चीज़ों को एक अमाउंट में ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बात की थी कि कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब कॉयल के ऊपर आप उसको मीट को ग्रिल कर रहे होते हैं तो मीट के अंदर ऐसे फैट कंटेंट्स होते हैं जो कॉयल के साथ मिलकर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मैम, कलेजी को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ईद के दिनों में, तो ये कितनी खानी ठीक है और किस लिमिट से ज़्यादा खाना जो है वो नुकसानदेह होता है? इसमें जो है कलेजी का इस्तेमाल बहुत सारे घरों में जो है ईद के सुबह नाश्ते में स्टार्ट हो जाता है और लोग जो है इसको बिना देखे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। कलेजी का जो इस्तेमाल है आपको बड़ा कॉन्शियस रह के करना चाहिए। इसमें ऐसे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल तो जो है वो 3 से 4 टुकड़े उसके कंज्यूम कर सकता है, लेकिन मैं डायबिटिक वालों की बात करूं या ब्लड प्रेशर वालों की बात करूं और यूरिक एसिड वालों की बात करूं तो वो कोशिश करें कि सिर्फ 2 से 3 नवाले कंज्यूम करें किसी रोटी के साथ। इसको इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें क्योंकि इसमें ऐसा फैट कंटेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो अल्टीमेटली जो है आपकी तबीयत को ख़राब करना शुरू कर देता है।
थैंक यू सो मच हमाला ख़ान साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। और मैं यहाँ एंड पे बस ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादा गोश्त को खाने के शौकीन हैं या फ्रीज़ करने के शौकीन हैं, तो वो महंगाई को देखते हुए इस दफ़ा वो ज़्यादा लोगों में बांटें और कम कंज्यूम करें, रीज़नेबल अमाउंट में अपने पास रखें, बाकी वो लोगों में तकसीम कर दें ताकि उनकी भी ईद अच्छी गुजर सके। अल्लाह हाफ़िज़।